Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. देखो बच्चों, अपन ने जब अपन क्या करते हैं भी अल्पकाल के अंदर उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं तो उसे तो क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। कल हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर वृद्धिमान, ह्रासमान और ऋणात्मक जो नियम है उसको अपन ने पढ़ा था। जब दीर्घकाल के संदर्भ में उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है, जब दीर्घकाल के संदर्भ में उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, दीर्घकाल में जब उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं, ठीक है, पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ होता है वो आप देखो भी। एक पहले तो ये हो गया कि जब हम दीर्घकाल में क्या करते हैं, उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं। जब दीर्घकाल में उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जब हम उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करते हैं, जब हम उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में क्या करते हैं भी, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि दीर्घकाल में जब उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जब उत्पादन के समस्त साधनों में क्या किया जाता है, क्या उत्पादन के समस्त साधनों में समान अनुपात में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, उत्पादन के समस्त साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन से उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन से उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, उत्पादन में क्या बदलाव होता है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पैमाने का प्रतिफल या पैमाने के प्रतिफल कहलाते हैं। ठीक है, तो पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या हुआ कि अल्पकाल दीर्घकाल में जब हम उत्पादन फलन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, दीर्घकाल में जब हम उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं, दीर्घकाल में जब हम उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं तो उसे करते हैं, अथवा जब उत्पादन के सभी साधनों में, जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में क्या किया जाता है भी, परिवर्तन किया जाता है, तो उससे उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन से उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन पे उत्पादन किस प्रकार से बदल रहा है, वही क्या कहलाता है भी, उत्पादन फलन कहलाता है, या पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल जो है उनको भी क्या किया गया है भी, तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है अपना पैमाने के या पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। देखो पैमाने का स्थिर प्रतिफल जो है वो क्या होता है भी, जब उत्पादन साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में अगर आनुपातिक रूप से समान रूप से वृद्धि हो रही है, जब उत्पादन साधनों में, उत्पादन के जो साधन है उनमें क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से समान रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन के साधनों को बढ़ाया, वैसे ही उत्पादन में भी क्या हो रही है, समान रूप से अगर वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं अपन, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। तो उसे अपन पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल किसे कहा जाएगा, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है,
तो उत्पादन में समान रूप से अगर वृद्धि होती है तो उसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहा जाएगा। ठीक है, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के साधनों में जब वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में समान रूप से अगर वृद्धि होती है तो वो क्या होता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। जैसा उत्पादन के साधन जिस अनुपात में बढ़ेंगे उसी अनुपात में अगर उत्पादन बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है तो वो क्या होंगे, स्थिर प्रतिफल होंगे। दूसरा जो होता है, ठीक है, वो होते हैं पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, देखो क्या होता है अभी वृद्धिमान, क्या होता है अभी, जब उत्पादन के साधनों में, ठीक है, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। मतलब इसमें तो क्या होता है अभी, समान होती है, ठीक है, समान, इसमें क्या होती है, अधिक वृद्धि। ठीक है, मतलब कि जब उत्पादन के साधनों में पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल किसे कहते हैं, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल वो होते हैं जब उत्पादन के साधनों में आनुपातिक रूप से, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल किसे कहेंगे, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल वह होते हैं, मतलब जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, अगर समान रूप से वृद्धि हो रही है तो वो तो क्या होगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और अगर उत्पादन के साधनों में वृद्धि से उत्पादन में क्या हो रहा है अभी, आनुपातिक रूप से अगर अधिक वृद्धि हो रही है तो वो क्या होंगे, उत्पादन के पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, फिर आता है अपना पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है ह्रासमान प्रतिफल, क्या होता है भाई, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे, मतलब कम। ठीक है, मतलब ह्रासमान प्रतिफल किसे कहा जाएगा, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होती है तो उसे अपन क्या कहेंगे भी, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, तीन स्थितियां हुई। पहली स्थिति में तो क्या हुआ, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कब होता है भाई, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में समान रूप से परिवर्तन होता है तो वो तो क्या होता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। जब वृद्धिमान प्रतिफल का नियम कब होता है, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। तीसरा अपना है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल।
पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कौन से होते हैं भी? जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है, उत्पादन के साधन बढ़ाए जाते हैं, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि होती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे भी? पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है। इसमें तो क्या होगा, उत्पादन में समान रूप से वृद्धि होगी, इसमें क्या होगा, उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी, और इसमें क्या होगा, उत्पादन में कम वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये क्या होती है अपने पैमाने के प्रतिफल के तीन स्थितियां हैं: पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया अभी, उत्पादन का पॉइंट अपना यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। अपना जो चैप्टर है वो क्या है, उत्पादन तथा लागत है। तो अब उत्पादन का जो टॉपिक है वो अपना क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। अब क्या होगी, लागत को अपन पढ़ेंगे। लागत क्या होती है? लागत, लागत, कॉस्ट। देखो क्या, लागत का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु जो होती है, उस वस्तु को जब अपन तैयार करते हैं तो उस वस्तु को तैयार करने में जितने भी साधनों का या जितने भी खर्चों का भुगतान किया गया है, वही उसकी क्या होती है, लागत होती है। मतलब उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग ही क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। कोई भी वस्तु को बनाने में जितने भी साधनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और उन साधनों पे अपने जो भी खर्चा हुआ है, वही क्या होती है, उस वस्तु की लागत होती है। ठीक है। मतलब उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग ही उत्पादन योग ही लागत कहलाता है। ठीक है। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, अगर कोई भी वस्तु अगर तैयार की जा रही है या कोई भी वस्तु अगर बनाई जा रही है, तो उस वस्तु को बनाने में कौन कौन से साधनों का कितनी कितनी तरह से प्रयोग किया गया है, कितना उन पे खर्चा हुआ है, वही क्या होगी, उस वस्तु की लागत मानी जाएगी। ठीक है। तो यही होता है कि लागत किसे कहते हैं अपन, उत्पादन के समस्त साधनों पर किए जाने वाले या उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग ही क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। ठीक है। तो अगर आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो और उसमें जितने भी साधन आपने काम किए हैं और उन साधनों का आपने जो भुगतान किया, ठीक है, जितने रुपए आपने उनको चुकाए हैं, वही उस वस्तु की क्या होगी, लागत होगी। ठीक है। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जैसे कोई पेन है, उस पेन को बनाने में जितना भी खर्चा हुआ है, जितने भी रुपए लगे हैं, ठीक है, इन वो उस पेन की क्या मानी जाएगी, लागत मानी जाएगी। लागत का मतलब हो गया किसी वस्तु को तैयार करने में जितना खर्चा हुआ है, वही क्या होता है, लागत। तो आपको यही बताना है, अगर इसका लागत का अर्थ हो तो लागत का एक सिंपल सा अर्थ ये है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर को किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। ठीक है। तो लागत का मतलब हो गया उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। लागत की अवधारणाएं, लागत अवधारणाएं कौन कौन सी है, देखो आप। लागत अवधारणाएं, लागत अवधारणाएं, लागत अवधारणाओं के अंदर जो सबसे पहली है वो है लेखांकन एवं आर्थिक लागतें। लेखांकन एवं आर्थिक, लेखांकन एवं आर्थिक लागतें, इनमें सबसे पहले अपन देखते हैं लेखांकन लागत क्या होती है। ठीक है। लागत अवधारणाओं के अंदर अपनी दो दे रखी है, एक तो दे रखी है लागत लेखांकन एवं आर्थिक लागतें। देखो लेखांकन लागतें क्या होती है भैया, देखो किसी साहसी द्वारा स्वयं के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों को जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है,
उसे लेखांकन लागत कहते हैं। मतलब साहसी मतलब कोई भी व्यवसायी द्वारा स्वयं के अतिरिक्त उत्पादन के समस्त साधनों को या उत्पादन के अन्य साधनों को जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है या जो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? लेखांकन लागत कहेंगे। लेखांकन लागत क्या होगा अभी? कि एक साहसी द्वारा या एक व्यवसायी द्वारा स्वयं के अतिरिक्त उत्पादन के उत्पादन के अन्य साधनों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है या उत्पादन के अन्य साधनों को जो भुगतान पारिश्रमिक का चुकाया जाता है, वही क्या कही जाती है? लेखांकन लागत कहलाती है। स्वयं के अतिरिक्त मतलब स्वयं को छोड़कर, ठीक है। तो वो क्या होगा अभी कि लेखांकन लागत क्या होगी भी कि व्यवसायी के द्वारा स्वयं के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों को जो भुगतान किया जाता है या जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लेखांकन लागत कहते हैं। वो अपनी क्या मानी जाएगी? लेखांकन लागत मानी जाएगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आर्थिक लागतें। दूसरा अपना कौन सा होता है? आर्थिक लागतें। आर्थिक लागतें क्या होती है? आर्थिक लागतों में लेखांकन लागतों के अतिरिक्त साहसी का प्रतिफल भी शामिल होता है। आर्थिक लागतें कौन सी होती हैं? आर्थिक लागतों में लेखांकन लागतों के अतिरिक्त मतलब लेखांकन तो आती है, मतलब आर्थिक लागतों में लेखांकन लागतों के अतिरिक्त साहसी का प्रतिफल भी क्या होता है? शामिल होता है। लेखांकन लागत में तो क्या था? साहसी का प्रतिफल शामिल नहीं था। लेकिन आर्थिक लागत जो होती है उसमें लेखांकन लागत तो आती है, साथ में साहसी का प्रतिफल जो होता है वो भी क्या होता है? शामिल होता है। व्यवसाय का जो प्रतिफल होता है वो भी शामिल होता है। तो आर्थिक लागतें कौन सी होती है? आर्थिक लागतों में लेखांकन लागतों के अतिरिक्त साहसी का प्रतिफल भी क्या होता है? शामिल होता है। साहसी के प्रतिफल को भी शामिल किया जाता है, तो उसे आर्थिक लागत कहते हैं। वो क्या कही जाती है भी? आर्थिक लागत मानी जाती है, ठीक है। तो आर्थिक लागत लेखांकन एवं आर्थिक लागतें कौन सी होती है? लेखांकन लागतें कौन सी हुई? लेखांकन लागतें वे होती हैं जो क्या होती है भी साहसी के अतिरिक्त मतलब साहसी को छोड़कर उत्पादन के जो अन्य साधनों को जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है, उनको तो अपन क्या बोलते हैं? लेखांकन लागत। और आर्थिक लागत किसे कहते हैं भी? आर्थिक लागत में लेखांकन लागत के अतिरिक्त साहसी का प्रतिफल भी क्या होता है? शामिल होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आर्थिक लागत कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है अपनी आर्थिक और लेखांकन लागत मानी जाती है, ठीक है। दूसरा आती है अपनी दूसरा आता है मौद्रिक। दूसरी अवधारणा है मौद्रिक एवं अवसर लागतें। मौद्रिक एवं मौद्रिक एवं अवसर लागत। देखो मौद्रिक एवं अवसर लागतें जो है उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मौद्रिक लागतें कौन सी होती है। उत्पादन के समस्त साधनों पर किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है? मौद्रिक लागत कहलाता है। मौद्रिक लागत क्या होता है कि उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है? मौद्रिक लागत कहलाता है। जितने भी साधन, अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन में जितने भी साधनों का प्रयोग किया गया है उनको अपन क्या कहेंगे? मौद्रिक लागत कहेंगे। तो मौद्रिक लागत का मतलब क्या हुआ? उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है? मौद्रिक लागत कहलाता है, ठीक है। मौद्रिक लागत किसे कहेंगे? उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है? मौद्रिक लागत कहलाता है, ठीक है। अगर कोई उत्पादन है उसमें अगर अपने जितने भी साधन काम में लिए हैं तो उन समस्त साधनों का योग क्या कहलाएगा? वो मौद्रिक लागत कहलाएगा, ठीक है। उन समस्त साधनों पे जो खर्चा हुआ है वही क्या होगी? उसकी मौद्रिक लागत होगी, ठीक है। तो मौद्रिक लागत का मतलब क्या हुआ? उत्पादन के समस्त साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग क्या कहलाता है? मौद्रिक लागत कहलाता है, ठीक है। फिर आती है अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है? वह विकल्प जो हमने त्याग दिया है वह उसकी अवसर लागत कहलाती है।
मतलब अवसर लागत आपने पहले भी पढ़ा है कि अवसर लागत क्या होती है, वह विकल्प जो हमने त्याग दिया है वही उसकी क्या मानी जाती है, अवसर लागत मानी जाती है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था कि गेहूं और कपड़े का, कि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, गेहूं का या कपड़े का उत्पादन बढ़ाएंगे, तो अगर गेहूं का बढ़ा रहे तो अपने को कपड़े में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो एक वस्तु को बढ़ाने के लिए तो दूसरी वस्तु को में जो अपन त्याग कर रहे हैं, वो दूसरी वस्तु में जो अपन कमी कर रहे हैं, तो वही क्या होती है, उसकी अवसर लागत होती है। ठीक है, तो अवसर लागत आपको पहले ही पढ़ाई हुई, आप लोगों को पता भी है कि वह विकल्प जो हमने क्या कर दिया है, त्याग दिया है या छोड़ दिया है, वह उसकी क्या मानी जाती है, अवसर लागत। उसे अपन क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, तो अवसर लागत का एक सीधा सा मीनिंग है कि वह विकल्प जो हमने त्याग दिया है उसे क्या कहेंगे, अवसर लागत कहेंगे। या अवसर लागत का एक और अर्थ होता है कि किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्यागा गया भाग ही क्या माना जाता है, अवसर लागत माना जाता है। आप कोई भी एक अर्थ आप बता सकते हो। ठीक है, कि किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्यागा या दूसरी वस्तु में जो अपन कमी करते हैं वही उसकी क्या मानी जाती है, अवसर लागत मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मौद्रिक और अवसर लागतें होती हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे का अपन आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में।